dear students, welcome back with another video on class 11 accountancy। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट विच इज पॉपुलरली नोन एज BRS। बच्चों, ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, ये आपके सिलेबस का वन ऑफ द इजीएस्ट चैप्टर है। अगर आप इसको कंसेप्चुअली समझ लेते हैं तो आपकी फाइनल एग्जाम में मिनिमम 4 से 6 नंबर लॉक हो जाएगा। इससे आसान चैप्टर आपको पूरी बुक में नहीं मिलेगा, प्रोवाइडेड दैट यू हैव अंडरस्टूड इट। और अगर आप इसको अच्छे से समझना चाहते हैं तो मुझे केवल आप 10 से 15 मिनट का समय दे दीजिए, यह चैप्टर कंसेप्चुअली क्लियर हो जाएगा। Before we move on to the numericals, let us understand कि what the chapter is all about. What do you mean by the word bank reconciliation statement? बच्चों, BRS का डेफिनेशन इसके नाम में ही लिखा हुआ है। आइए इसका डेफिनेशन समझते हैं। BRS क्या है? What is bank reconciliation statement? Bank reconciliation statement is a statement that reconciles। तो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एक स्टेटमेंट है जो रिकंसाइल करता है। रिकंसाइल करना मतलब बैलेंस करना, मैच करना। What is bank reconciliation statement? It is a statement that reconciles, it matches, it balances what? Reconciles the bank balance। reconciles the bank balance। देखिए डेफिनेशन में उल्टा गए वर्ड में केवल। ये एक स्टेटमेंट है जो रिकंसाइल करता है बैंक बैलेंस को। सर, कौन से बैंक बैलेंस को रिकंसाइल करता है? बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक एंड पासबुक। बच्चों, कैश बुक की जब मैं बात कर रहा हूं तो डेफिनेटली आई एम टॉकिंग अबाउट बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक। मैं यहां पे कैश कॉलम की बात नहीं कर रहा हूं बिकॉज आई एम टॉकिंग अबाउट द बैंकिंग ट्रांजैक्शन। तो पूरे चैप्टर में जब कभी भी मैं वर्ड कैश बुक यूज कर रहा हूं तो इंप्लाइड है आई एम टॉकिंग अबाउट बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक। पासबुक, जिसको हम बैंक स्टेटमेंट भी बोलते हैं, जिसको हम बैंक स्टेटमेंट भी बोलते हैं, क्योंकि पासबुक वर्ड बेसिकली सेविंग्स अकाउंट में यूज होता है, बैंक स्टेटमेंट वर्ड जनरली करंट अकाउंट में यूज होता है। और जब हम बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं तो मोर कॉमन इज द करंट अकाउंट, नॉट द सेविंग्स अकाउंट। जनरली करंट अकाउंट में बैंक पासबुक इश्यू नहीं करता है, एज पर योर रिक्वायरमेंट वो आपको एक स्टेटमेंट इश्यू कर देता है। तो व्हाट इज BRS? इट इज अ स्टेटमेंट दैट रिकंसाइल्स द बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक एंड एज पर पासबुक। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस रिकंसिलिएशन की हमें दरकार क्यों पड़ती है? पूरी की पूरी स्टोरी को हम समझते हैं। हम बात कर रहे हैं एक सोल प्रोप्राइटर की। ये एक सोल प्रोप्राइटर है, इसका नाम है बाल कृष्ण अग्रवाल। ये मैं हूं, मेरा एक बिजनेस है, मैं सोल प्रोप्राइटर हूं, मेरा नाम है बाल कृष्ण अग्रवाल। मेरे बिजनेस का नाम है BK अग्रवाल एंड कंपनी। और मैंने अपने बिजनेस के ट्रांजैक्शन के लिए एक बैंक अकाउंट खुलवाया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। आई रिपीट, मेरा एक बिजनेस है, मैं सोल प्रोप्राइटर हूं, बिजनेस का नाम है BK अग्रवाल एंड कंपनी। मैंने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में एक बैंक अकाउंट खुलवाया है और मेरे बिजनेस के ट्रांजैक्शन SBI के थ्रू होते हैं। मेरे बिजनेस के ट्रांजैक्शंस SBI के थ्रू होते हैं। मैं जब भी अपने बैंक के साथ कोई ट्रांजैक्शन करता हूं, मैंने चेक इशू किया या मैंने चेक रिसीव किया या मैंने बैंक से कोई पेमेंट करवाया, उन सारे ट्रांजैक्शंस को मैं भी रिकॉर्ड करता हूं और बैंक भी रिकॉर्ड करता है। हम जानते हैं B2B बेसिस पे जो भी ट्रांजैक्शन होता है वो दोनों पार्टी रिकॉर्ड करती है। अगर मैं किसी को माल बेच रहा हूं तो मैं उसको एज अ सेल्स रिकॉर्ड करूंगा तो सामने वाली पार्टी उसको एज अ परचेज रिकॉर्ड करेगी। मैं अगर किसी को कोई एक्सपेंसेस के लिए पेमेंट कर रहा हूं तो मेरे लिए वो एक्सपेंस है, मैं पे कर रहा हूं,
सामने वाली पार्टी के लिए इनकम है वो रिसीव कर रहा है, मैं एज अ एक्सपेंस रिकॉर्ड करूंगा तो वो एज अ इनकम रिकॉर्ड करेगा। तो दोनों पार्टी अपना अपना अकाउंट मेंटेन करते हुए चलते हैं और दोनों पार्टी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। मैं बैंक के साथ होने वाले सारे ट्रांजैक्शन को कहां रिकॉर्ड करता हूं सर? हम रिकॉर्ड करते हैं कैश बुक में, और आपने पहले ही क्लियर कर दिया है कैश बुक मतलब बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक। तो बालकृष्ण अग्रवाल बैंक का अकाउंट मेंटेन करता है। जी हां, बालकृष्ण अग्रवाल बैंक का अकाउंट मेंटेन करता है। क्या नाम से? कैश बुक के नाम से। सिमिलरली बैंक किसका अकाउंट मेंटेन कर रहा है? बैंक अकाउंट मेंटेन कर रहा है अकाउंट ऑफ बी के अग्रवाल एंड कंपनी। बैंक मेरा अकाउंट मेंटेन कर रहा है, मैं बैंक का अकाउंट मेंटेन कर रहा हूं। और बैंक जो अकाउंट मेंटेन करता है, दिस इज ओनली दी पासबुक। तो व्हाट इज पासबुक? पासबुक इज द अकाउंट ऑफ बालकृष्ण अग्रवाल एंड कंपनी मेंटेन्ड बाय द बैंक। कैश बुक इज द अकाउंट ऑफ द बैंक मेंटेन्ड बाय बालकृष्ण अग्रवाल। आपने देखा बिजनेस में कस्टमरी ट्रेंड है, एट द एंड ऑफ द ईयर पार्टी लेजर्स एक्सचेंज करती है। दो लोग हैं ए और बी, तो ए बी का लेजर मेंटेन कर रहा है और बी ए का लेजर मेंटेन करता है। दोनों लेजर ईयर एंड में एक्सचेंज करते हैं ये वेरीफाई करने के लिए कि अमाउंट सेम है या नहीं है। अगर ए की बुक्स में दिखा रहा है कि बी को 5 लाख देने हैं, तो बी की बुक में भी दिखाना चाहिए कि ए से 5 लाख मिलने हैं, दोनों सेम होना चाहिए। इफ देयर इज अ डिस्पैरिटी, दे लुक इनटू द लेजर मेंटेन्ड बाय ईच अदर, और वो फिर पता करते हैं कि कहां पे गैप हुआ है, कहां पे मिस्टेक हुआ है, किसकी बुक में एंट्री गलत है या एंट्री रिकॉर्ड नहीं हुई है, और वो उसको वेरीफाई करके दोनों बुक्स में अमाउंट को मैच करवाते हैं। सिमिलरली अगर मेरा कैश बुक दिखा रहा है कि मेरा ऑन अ पर्टिकुलर डेट बैलेंस 5 लाख होना चाहिए, तो मेरा कैश बुक दिखा रहा है लेट्स से द डेट इज 31 मार्च 24। 31 मार्च 24 को जब हमने हमारे अकाउंटेंट से हमारी टेली डेटा मंगवाई, हमने कैश बुक मंगवाया, हमने बोला भाई हमारा कैश बुक के हिसाब से बैंक बैलेंस कितना है, हमारे अकाउंटेंट ने बताया सर हमारी बुक के हिसाब से हमारा बैंक बैलेंस 5 लाख रुपए। ठीक है, मैंने अपने स्टाफ को बैंक में भेजा और बोला जा भाई बैंक स्टेटमेंट लेके आ जा। मेरा स्टाफ बैंक स्टेटमेंट लेके आता है। मैंने बैंक स्टेटमेंट देखा और वहां मैंने देखा कि बैंक के हिसाब से भी मेरा बैलेंस 5 लाख रुपया है। नो प्रॉब्लम, आई एम हैप्पी। मेरी बुक दिखा रही है 5 लाख होना चाहिए, बैंक का स्टेटमेंट दिखा रहा है 5 लाख है। इज देयर एनी नीड फॉर रिकंसिलिएशन? नो। होता क्या है, अगर मेरा बैंक स्टेटमेंट अमाउंट 5 लाख रुपए से कम दिखाता है या 5 लाख रुपए से ज्यादा दिखाता है, लेट से मेरा बैंक स्टेटमेंट दिखा रहा है कि मेरा बैलेंस 4,80,000 है, मेरे हिसाब से कितना होना चाहिए? 5 लाख। मैं जानना चाहूंगा कि ये 20,000 का डिफरेंस क्यों है, मेरा बैंक अकाउंट 20,000 कम क्यों दिखा रहा है, या अगर मेरा बैंक अकाउंट 6 लाख का बैलेंस दिखाता है तो मैं जानना चाहूंगा क्या ट्रांजैक्शन हमने रिकॉर्ड नहीं किया कि मेरा बुक तो 5 लाख दिखा रहा है और मेरा पासबुक 6 लाख का बैलेंस दिखा रहा है। मतलब कि बच्चों रिकंसिलिएशन की दरकार, मैच करने की दरकार तब पड़ेगी अगर बैलेंस एज पर द कैश बुक एंड बैलेंस एज पर द पासबुक अगर मैच नहीं होता है। तो एक चीज जो बच्चे को परेशान करता है इस चैप्टर में वो है रॉन्ग कंसेप्ट। बच्चे को क्या लगता है कि जब हम बीआरएस बना रहे हैं, हम दोनों बैलेंस को वेरीफाई करवा रहे हैं, मैच करवा रहे हैं, तो यहां पे हम चीजों को रेक्टिफाई कर रहे हैं। बच्चों इस चैप्टर में हम रेक्टिफिकेशन की कोई भी बात नहीं कर रहे हैं, हम किसी भी गलती को सुधारने की बात नहीं कर रहे हैं। इट इज नॉट एट ऑल अबाउट राइट एंड रॉन्ग, it is only about identifying those transactions which are causing the difference. I repeat, it is only about identifying those transactions which are causing the difference between the two books. 3 तरह के ट्रांजैक्शन डिफरेंस कॉज करेंगे। नंबर 1, वो ट्रांजैक्शन जो कैश बुक में आया लेकिन पासबुक में नहीं आया, यस। नंबर 2, पासबुक में आया लेकिन कैश बुक में नहीं आया, राइट। नंबर 3,
दोनों बुक्स में वो ट्रांजैक्शन है, लेकिन दोनों बुक में हमने अमाउंट अलग अलग रिकॉर्ड किया है। मतलब वो ट्रांजैक्शंस जो दोनों बुक में आ गए हैं इज नॉट अ ट्रांजैक्शन वी नीड टू प्रिपेयर अ बीआरएस। हमें बीआरएस बनाने के लिए उन ट्रांजैक्शन को ढूंढना है विच इज अ कॉज ऑफ डिफरेंस अमंग दी टू बुक्स। तो हम बीआरएस में क्या करने जा रहे हैं? सर आपने बहुत ही आसान शब्दों में बता दिया सर। बीआरएस में हम बैंक बैलेंस एज पर पासबुक और बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक को मैच करवाने जा रहे हैं इन केस देयर एग्जिस्ट अ डिफरेंस बिटवीन द टू एज ऑन अ पर्टिकुलर डेट। बिफोर वी मूव ऑन टू बीआरएस एक चीज हम समझते हैं। अगर मैं प्रोप्राइटर के पॉइंट से बात करूं तो इसके लिए बैंक बैलेंस क्या है, बैंक अकाउंट क्या है इसके लिए? सर ये एक एसेट है। सर एसेट का नेचर क्या होता है? डेबिट होता है सर। तो बैंक बैलेंस अगर बढ़ता है तो वो क्या करता है? डेबिट। घटता है तो वो क्या करता है? क्रेडिट। इसीलिए अगर हमारा बैंक में पॉजिटिव बैलेंस है तो उसको हम डेबिट बैलेंस बोलते हैं, नेगेटिव बैलेंस है तो उसको हम क्रेडिट बैलेंस बोलते हैं। बच्चों नेगेटिव बैलेंस इज ऑल्सो नोन एज ओवरड्राफ्ट बैलेंस। नेगेटिव बैलेंस इज ऑल्सो नोन एज ओवरड्राफ्ट बैलेंस और अनफेवरेबल बैलेंस। पॉजिटिव बैलेंस इज नोन एज फेवरेबल बैलेंस। पॉजिटिव बैलेंस इज नोन एज फेवरेबल बैलेंस। नेगेटिव बैलेंस इज नोन एज ओवरड्राफ्ट बैलेंस और अनफेवरेबल बैलेंस। तो कैश बुक के पॉइंट ऑफ व्यू से बैंक हमारे लिए एसेट है। एसेट है तो इंक्रीज डेबिट डिक्रीज क्रेडिट। अकाउंट का नेचर क्या हो जाएगा? सर अकाउंट का नेचर डेबिट हो जाएगा। मतलब पॉजिटिव बैलेंस है तो डेबिट, नेगेटिव बैलेंस है तो क्रेडिट। लेकिन अगर हम हमारी पासबुक मंगा के देखें तो इस पासबुक को कौन मेंटेन कर रहा है? सर पासबुक को बैंक मेंटेन कर रहा है। तो ये जो अकाउंट है, दिस अकाउंट इज मेंटेन्ड बाय द बैंक। ये हमारा अकाउंट है जो बैंक मेंटेन कर रहा है। तो बैंक तो अकाउंट अपने पॉइंट ऑफ व्यू से मेंटेन करेगा, राइट? तो जब हम बैंक में पैसा जमा कर रहे हैं हमारी पॉइंट से एसेट बढ़ रहा है, बैंक ने डिपॉजिट्स एक्सेप्ट किया है, बैंक की पॉइंट से लायबिलिटी बढ़ रहा है। बच्चों हम जब पैसे को विड्रॉ कर लेते हैं हमारी पॉइंट से एसेट कम हो गया, बैंक बैलेंस कम हो गया। बैंक ने हमें पेमेंट कर दिया, बैंक का लायबिलिटी कम हो गया। इसीलिए अगर पॉजिटिव बैलेंस है तो बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से वो क्रेडिट बैलेंस है, क्योंकि बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से वो लायबिलिटी है। अगर नेगेटिव बैलेंस ओडी बैलेंस अगर है तो वो डेबिट बैलेंस दिखाएगा, क्योंकि वो बैंक के पॉइंट से एसेट है। तो जब भी हम कैश बुक और पासबुक को वेरीफाई करेंगे, आप देखना जो ट्रांजैक्शन हमारी बुक में डेबिट साइड पे आएंगे वो ट्रांजैक्शन पासबुक में क्रेडिट साइड पे आएंगे। जो हमारी बुक में क्रेडिट साइड पे आएंगे वो आपकी पासबुक पे डेबिट साइड पे आएंगे। पता नहीं आपने कभी ध्यान दिया है क्या बच्चों? एक बार एक बच्चे ने मेरे से आके पूछा था, सर आपने तो सिखाया है कि बैंक बैलेंस इज एसेट, बैंक इज टू बी डेबिटेड। हमने अकाउंट में 10,000 रुपया जमा कराया, हमारे पास तो मैसेज आया योर अकाउंट इज क्रेडिटेड। यस बच्चों, बैंक ने जो वो मैसेज भेजा है किसके पॉइंट से भेजा है? अपने पॉइंट से भेजा है कि सर हमने आपको अपनी बुक में क्रेडिट कर दिया है। तो बैंक तो क्रेडिट ही करेगा ना, क्योंकि आपने जब पैसा जमा करवाया है तो बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से उसकी लायबिलिटी इंक्रीज हो गई है। बैंक में पैसा जमा करेंगे, अकाउंटेंट आके क्या बोलेगा? सर आवर बैंक अकाउंट इज डेबिटेड। बैंक का मैसेज क्या आएगा? योर बैंक अकाउंट इज क्रेडिटेड। दोनों लोग सही बोल रहे हैं, कोई भी गलत नहीं है। अकाउंटेंट आपकी बुक के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा है, बैंक अपने बुक के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा है। सबसे पहले इन चीजों को क्लियर कर लीजिए। कैश बुक के हिसाब से पॉजिटिव इज डेबिट, नेगेटिव इज क्रेडिट। नेगेटिव बैलेंस इज नोन एज ओवरड्राफ्ट बैलेंस। पासबुक के हिसाब से पॉजिटिव इज क्रेडिट एंड नेगेटिव इज डेबिट। आइए अब हम समझते हैं वो कौन से ट्रांजैक्शंस हैं जिनके कारण कैश बुक और पासबुक मैच नहीं हो पाती है। बच्चों अगर हम ब्रॉडली बोले तो जनरली 4 तरह के ट्रांजैक्शंस ऐसे होते हैं। पहला ट्रांजैक्शंस ऐसा होता है जहां बैंक में एंट्री आई है,
बैंक ने हमारा बैलेंस बढ़ा दिया है, लेकिन हमने कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किया है। बैंक में एंट्री आई है, बैंक ने हमारा अमाउंट कम कर दिया, बैलेंस कम कर दिया है, लेकिन कैश बुक में कोई भी एंट्री नहीं आई है। तीसरा होता है टाइमिंग डिफरेंस। टाइमिंग डिफरेंस, दोनों बुक में वो ट्रांजैक्शन आना है, बट ऑन अ पर्टिकुलर डेट जिस दिन हम बीआरएस बना रहे हैं उस दिन तक एक ही बुक में आया है और दूसरी बुक में नहीं आया है। और चौथा होता है एनी काइंड ऑफ एरर या ओमिशन। तो मोस्ट ऑफ द जो ट्रांजैक्शंस होते हैं वो थर्ड कैटेगरी से होते हैं। टाइमिंग डिफरेंस मतलब वहां पे एक्चुअली एरर की कोई बात नहीं है। टाइमिंग गैप, कैश बुक में वो किसी और पॉइंट ऑफ टाइम पे आना है, पासबुक पे किसी और पॉइंट ऑफ टाइम पे आना है। तो जिस दिन हम बीआरएस बना रहे हैं उस दिन वो एक बुक में आया है लेकिन दूसरी बुक में नहीं आया है। वहां कोई गलत सही की बात नहीं है, टाइमिंग डिफरेंस के कारण दोनों बुक का बैलेंस मैच नहीं हो रहा है। हम कुछ ट्रांजैक्शंस को समझने का प्रयास करेंगे। हम पूरा का पूरा एक लिस्ट बना सकते हैं, उससे बियॉन्ड कोई ट्रांजैक्शन आपके एग्जाम में आ ही नहीं सकता है। पहला ट्रांजैक्शन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शन, चेक इशूड but not yet presented for payment। हमने एक चेक इशू कर दिया है जो अभी तक पेमेंट के लिए प्रेजेंट नहीं की गई है। इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। हमने पार्टी को चेक दे दिया है लेकिन पार्टी ने उसको पेमेंट के लिए प्रेजेंट नहीं किया है। आइए समझते हैं मैं क्या बोलना चाहता हूं। लेट से हमारा एक क्रेडिटर है, हमारा एक सप्लायर है, उस सप्लायर का नाम है अनवी अग्रवाल, और हम हमारे सप्लायर को एक चेक इशू करने जा रहे हैं 50,000 रुपए का। सप्लायर जी आइए, ये हमारी एक छोटी सप्लायर है जो हमें माल सप्लाई करती है और इसको सप्लाई करने के लिए हम 50,000 रुपए का चेक दे रहे हैं। बच्चों जैसे ही हमने हमारे सप्लायर को चेक दे दिया, आप बताइए हमारा अकाउंटेंट हमारी बुक कैश बुक में क्या रिकॉर्ड करने जा रहा है? वो रिकॉर्ड करने जा रहा है अनवी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ये एंट्री करते ही हमारा बैंक बैलेंस एज पर दी कैश बुक कम हो जाएगा। आई रिपीट, ये एंट्री करते ही हमारा बैंक बैलेंस एज पर दी कैश बुक कम हो जाएगा। लेकिन हमने अनवी को यह चेक दिया, इसकी जानकारी बैंक को मिल गई है क्या? नहीं सर, अभी बैंक को इसकी कोई जानकारी नहीं है। बैंक को इसकी जानकारी कब मिलेगी? बैंक को इसकी जानकारी तब मिलेगी जब अनवी जी ये चेक ले जाके अपने बैंक में जमा करेगी और अनवी का बैंक ये चेक लेके मेरे बैंक के पास आएगा क्लियरेंस के लिए। अनवी जी, क्या आपको पता है आप कितने समय तक इस चेक को जमा कर सकते हैं? वेरी गुड, अनवी को यह पता है कि इस चेक का वैलिडिटी 3 मंथ्स है फ्रॉम द डेट ऑफ इशू। ये 3 महीने तक कभी भी इस चेक को जमा कर सकती है। थैंक यू अनवी जी, आप अपना चेक ले जाइए। अब 3 महीने तक उसके पास समय है। आज मानो मैंने जब उसको चेक इशू किया है, आज 28 मार्च है, जैसे ही मैंने चेक उसको इशू किया है मेरा कैश बुक में बैलेंस कम हो गया है, लेकिन मेरा पासबुक का बैलेंस एज इट इज है क्योंकि अभी तक अनवी ने वो चेक जमा नहीं किया है। अब अनवी अगर चेक जमा नहीं करेगी तो अगर मैं 31 मार्च के दिन बीआरएस बनाऊंगा तो मेरा कैश बुक का बैलेंस कम दिखेगा, पासबुक का बैलेंस कम नहीं हुआ है। कम नहीं हुआ है मतलब कंपेयर टू कैश बुक वो बैलेंस ऊपर दिखेगा। इट इज अ कॉज ऑफ रिकंसिलिएशन। अनवी माइट भी उस चेक को अपने ड्रॉअर में रख के भूल जाती है, अपने पर्स में रख के भूल जाती है, वो उसे 10 दिन बाद जमा करती है, मैं नहीं जानता। 3 महीने का समय उसके पास है। तो हुआ क्या? आई हैव इशूड अ चेक बट द पार्टी हैज नॉट प्रेजेंटेड द चेक फॉर द पेमेंट। बन गया कॉज ऑफ डिफरेंस, टाइमिंग डिफरेंस है। वो आज नहीं तो कल उसको जमा करेगी, 3 महीने के भीतर जमा करेगी। जिस दिन वो जमा करेगी मेरा बैंक बैलेंस कम हो जाएगा, बैंक बैलेंस कम हो जाएगा, कैश बुक और पासबुक मैच हो जाएगा। बट एज ऑन 31 मार्च ये टेम्पररी डिफरेंस क्रिएट कर रहा है? नहीं कर रहा है, कर रहा है सर।
क्या ये मेरे पार्ट ऑफ बीआरएस बनेगा? यस सर, ये हमारे बीआरएस का पार्ट बनेगा, क्योंकि 31 मार्च के दिन रिकंसाइल करने के लिए ये ट्रांजैक्शन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ऐसा भी हो सकती है कि एनवी ने चेक आज ही जमा कर दिया, 28 मार्च को जमा कर दिया, 28 मार्च को जमा कर दिया और 28 मार्च को आज सेकंड हाफ में जमा किया, चेक क्लियरिंग में नहीं जा सका और किसी कारण से 29, 30, 31 मार्च बैंक हॉलिडे है और चेक क्लियर नहीं हुआ। मतलब 31 मार्च जिस दिन खत्म होगा रात को 12 बजे, उस दिन अगर मैं पोजीशन देखूं तो मेरा बैंक स्टेटमेंट बैलेंस ऊपर ही दिखाएगा, क्योंकि अभी तक उसका चेक क्लियर नहीं हुआ है, मेरे अकाउंट से पैसा नहीं कटा है। इट हैज बिकम अ कॉज ऑफ डिफरेंस। इस चैप्टर को अगर बहुत अच्छे से करना है, कंसेप्चुअली करना है, मैं आपको एक डांस का स्टेप सिखा रहा हूं। हम सबने अदनान सामी का एक गाना देखा है, थोड़ा सा तो लिफ्ट करा दे, उसमें वो ऐसे ऐसे करके हाथ को लिफ्ट करवाता है। यहां पे मैं बच्चों को बोलता हूं, आप क्या करिए, आप जब बीआरएस का क्वेश्चन पढ़ रहे हो, एक हाथ में सी लिख लीजिए, सी फॉर कैश बुक, एक हाथ में पी लिख लीजिए, पी फॉर पासबुक। देखिए काम कितना आसान हो रहा है। चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। सर जैसे ही हमने चेक इशू किया, कैश बुक में एंट्री आ गई। हां सर, कैश बुक में एंट्री आ गई, कैश बुक हमारा नीचे चला गया। पासबुक, सर पासबुक बेखबर है, पासबुक तो तब नीचे आएगा जब अनयूज चेक को जमा करेगी। सर ये कॉज ऑफ डिफरेंस है, पासबुक ऊपर है, कैश बुक नीचे है, हम दोनों को क्या करना है, रिकंसाइल करना है। देखिए पासबुक ऊपर है, कैश बुक नीचे, रिकंसाइल करना है। सर रिकंसाइल दो तरीके से हो सकता है, या तो हम पासबुक को नीचे कर दें, जी हां पासबुक को नीचे करने से भी रिकंसाइल हो जाएगा, या हम कैश बुक को ऊपर कर दे, जी हां कैश बुक को ऊपर करने से भी रिकंसाइल हो जाएगा। सर दोनों में से किसी को भी कर सकते हैं, जी बच्चों किसी को भी कर सकते हैं, लेकिन हम उसको एडजस्ट करेंगे जिस बैलेंस के साथ हमने सम को स्टार्ट किया है। इफ वी स्टार्ट द सम विद द बैलेंस एज पर कैश बुक, वी विल मेक द एडजस्टमेंट इन द कैश बुक एंड रिच टू द बैलेंस एज पर पासबुक। अगर हमने पासबुक के बैलेंस के साथ स्टार्ट किया है तो सर वी विल मेक द एडजस्टमेंट इन द पासबुक एंड रिच टू द बैलेंस एज पर कैश बुक। तो हमारी चॉइस कहां चल रही है, इस बात पे डिपेंड कर रही है कि हमने स्टार्ट कौन सा बैलेंस से किया है। कैश बुक से स्टार्ट किया है तो कैश बुक में एडजस्टमेंट करके पासबुक तक पहुंचेंगे, पासबुक से स्टार्ट किया है तो पासबुक में एडजस्टमेंट करते हुए हम कैश बुक तक पहुंचेंगे। तो स्टार्टिंग पॉइंट हमें चेक करना पड़ेगा। तो अगर हमने कैश बुक से स्टार्ट किया तो हमारी कैश बुक नीचे है, तो कैश बुक से स्टार्ट किया है तो हमें क्या करना पड़ेगा सर, सर हमें इस अमाउंट को ऐड करना पड़ेगा, ऐड करते ही रिकंसाइल हो जाएगा। सर हमने पासबुक से स्टार्ट किया तो क्या करेंगे, पासबुक से स्टार्ट किया है तो हम इसको कम कर देंगे, लेस कर देंगे, लेस करते ही रिकंसाइल हो जाएगा। आपने सर पहले ही सबसे इंपॉर्टेंट बात बता दी कि हमें ये नहीं सोचना गलती किसकी है, गलती किसी की नहीं है, गलती के बारे में नहीं सोचना है, आपको केवल उन ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करना है विच आर कॉजिंग द डिफरेंस। आई रिपीट, कैश बुक से स्टार्ट करेंगे तो कैश बुक को हम बढ़ा देंगे, पासबुक से स्टार्ट करेंगे तो पासबुक को घटा देंगे और हमारा रिकंसाइल हो जाएगा। फर्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शन। सेकेंड, और बच्चों अगर 100 सम बनते हैं तो मैं बोलता हूं 100 में से 95 सम में ये दोनों ट्रांजैक्शन आपको मिलेंगे। पहले दो ट्रांजैक्शन आपको हर सम में ऑलमोस्ट मिलना ही मिलना है। दूसरा ट्रांजैक्शन है चेक डिपॉजिटेड बट नॉट येट क्रेडिटेड। इसी का दूसरा नाम है चेक रिसीव्ड एंड रिकॉर्डेड बट नॉट येट डिपॉजिटेड। इसी का तीसरा नाम है check deposited was dishonored but no information was received. Check deposited but not yet credited, check received and recorded but not yet deposited, check deposited was dishonored बट नो इंफॉर्मेशन वॉज रिसीव्ड। अब हम समझते हैं, हमारी पार्टी हमें एक चेक देगी, मेरा कस्टमर मेरा सप्लायर मुझे चेक देने जा रहा है। आइए हम हमारे सप्लायर से चेक रिसीव करते हैं। आइए सप्लायर जी,
अब मान लीजिए एनवी हमारी सप्लायर है और अब सप्लायर मुझे चेक दे रही है। देखिए मैंने जब चेक दिया था मैंने एसबीआई का चेक दिया था क्योंकि मेरा अकाउंट एसबीआई में है। अब अनवी जी चेक दे रही है बालकृष्ण अग्रवाल को, अपने बैंक से चेक दे रही है। इनका बैंक अकाउंट कहां पे है? आईसीआईसीआई बैंक में है। इन्होंने मुझे चेक दे दिया। जैसे इन्होंने चेक दिया इन्होंने अपनी बुक में ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर लिया है। मुझे इनकी बुक से कोई भी मतलब नहीं है। आप जा सकते हैं। अब ये चेक, पहला बात सुनिएगा, डिपॉजिटेड बट नॉट येट क्रेडिटेड। आज मान लीजिए जब उन्होंने चेक दिया है, आज 29 मार्च है और मैंने चेक को अपने बैंक में जमा कर दिया। मैं एसबीआई के पास गया, मैंने अपने अकाउंट में जमा कर दिया। एसबीआई इसको आईसीआईसीआई में बेच के चेक को क्लियर करवाएगी। मान लीजिए 29 मार्च इज अ फ्राइडे। आज मैंने सेकेंड हाफ में चेक डाला, चेक क्लियर नहीं हुआ। 30-31 मार्च सैटरडे संडे बैंक हॉलीडे। क्या 31 मार्च तक मेरे अकाउंट में बैलेंस आएगा? नहीं। लेकिन जैसे ही मैंने चेक बैंक में डाला 29 मार्च को, मेरे अकाउंटेंट ने क्या एंट्री कर दिया है? मेरे अकाउंटेंट ने एंट्री कर दिया है बैंक अकाउंट डेबिट टू अनवी, बैंक टू सप्लायर, बैंक बैलेंस बढ़ गया है, कैश बुक ऊपर चला गया है। लेकिन 31 मार्च तक मेरे बैंक स्टेटमेंट में बैलेंस रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि बैंक ने अभी तक मेरे अकाउंट में इस पैसे को नहीं डाला है। बैंक हैज नॉट येट क्रेडिटेड माय अकाउंट। तो इससे प्रॉब्लम क्या हो रहा है सर? इससे प्रॉब्लम यह हो रहा है कि हमारा जो कैश बुक है वो तो ऊपर चला गया है लेकिन पासबुक नीचे है। तो इफेक्ट क्या है? कैश बुक ऊपर चला गया है लेकिन पासबुक नीचे का नीचे ही रह गया, वहीं पे रह गया। इस ट्रांजैक्शन को हम रिकंसाइल करने के लिए क्या करें? सर कैश बुक ऊपर है, हमने रिकॉर्ड कर लिया, पासबुक नीचे है। सर अगर आपने कैश बुक से स्टार्ट किया है तो लेस कर दीजिए और अगर आपने पासबुक से स्टार्ट किया है तो इसको आप ऐड कर दीजिए, चीजें रिकंसाइल हो जाएंगे। थर्ड ट्रांजैक्शन। क्वेश्चन कभी कभी बोलता है कि हमारे कस्टमर ने डायरेक्टली हमारे अकाउंट में पैसा जमा कर दिया। कभी कभी बच्चे अपना ट्यूशन फीस सीधा मेरे अकाउंट में पैसा जमा कर देते हैं और मेरे को इन्फॉर्म करना भूल जाते हैं। उन्होंने इन्फॉर्म नहीं किया तो मैंने कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किया, लेकिन पैसे मेरे अकाउंट में आ चुका है, मेरा पासबुक ऊपर चला गया है। My cash book is unaware of the transaction because customer has directly deposited and not informed me. क्या करें? सर पासबुक ऊपर है, कैश बुक नीचे है। पासबुक से स्टार्ट किए हैं तो नीचे कर दीजिए, लेस कर दीजिए। कैश बुक से स्टार्ट किए हैं तो आप ऐड कर दीजिए। द इफेक्ट इज कैश बुक नीचे है, पासबुक ऊपर है। पासबुक से स्टार्ट करें तो रिकंसाइल करने के लिए कम कर दीजिए, कैश बुक से स्टार्ट करें तो रिकंसाइल करने के लिए ऐड कर दीजिए। बैंक ने हमारे बिहाफ में कलेक्शन किया है, बैंक एजेंसी फंक्शन परफॉर्म कर रहा है इंटरेस्ट का और डिविडेंड का। मैंने सिक्योरिटीज में पैसा लगा रखा है, इंटरेस्ट और डिविडेंड सीधे मेरे बैंक अकाउंट में आ गया है। आई एम नॉट अवेयर अबाउट इट। बैंक ने मेरे बिहाफ में कलेक्शन कर लिया है। क्या हुआ? सर पासबुक ऊपर है, कैश बुक बेखबर है, नीचे है। पासबुक से स्टार्ट करें तो लेस कर दीजिए, कैश बुक से स्टार्ट करें तो ऐड कर दीजिए। बैंक डेबिटेड माय अकाउंट फॉर इंटरेस्ट ऑब्लिक चार्जेस। बैंक डेबिटेड, बैंक के पॉइंट से डेबिटेड मतलब बैंक ने मेरे अकाउंट से पैसा काट लिया। क्या चीज के लिए? या तो बैंक ने कोई बैंकिंग चार्जेस काटा है, एटीएम चार्जेस काटा है, एक्सेस डिपॉजिट चार्जेस काटा है, बैलेंस नॉन मेंटेनेंस चार्जेस काटा है, कोई भी चार्जेस काट लिया है। या बैंक ने मेरे अकाउंट से इंटरेस्ट काटा है। सर बैंक क्यों इंटरेस्ट चार्ज करेगा? हो सकता है मेरे अकाउंट में ओवरड्राफ्ट बैलेंस है, नेगेटिव बैलेंस है, बैंक ने इंटरेस्ट चार्ज कर लिया, मुझे इस ट्रांजैक्शन के बारे में जानकारी नहीं है। सर पासबुक नीचे है, कैश बुक के पास जानकारी नहीं है, कैश बुक का बैलेंस वहीं पे है, कंपेयर टू पासबुक ऊपर है। सर कैश बुक से स्टार्ट करेंगे तो लेस कर देंगे, पासबुक से स्टार्ट करेंगे तो ऐड कर देंगे। ट्रांजैक्शन नंबर 6,
बैंक क्रेडिटेड माई अकाउंट फॉर इंटरेस्ट, बैंक ने मुझे इंटरेस्ट दिया है, मेरा पॉजिटिव बैलेंस है, लेट से मेरा सेविंग्स अकाउंट है, तो बैंक ने मुझे इंटरेस्ट दिया, मुझे जानकारी नहीं है, बैंक ने इंटरेस्ट दिया, मेरा पासबुक ऊपर चला गया है, मेरा कैश बुक के पास जानकारी नहीं है, कंपेयर टू पासबुक वो नीचे है। सर पासबुक से स्टार्ट करेंगे तो लेस कर देंगे, चीजें रिकंसाइल हो जाएगी, कैश बुक से स्टार्ट करेंगे तो इसको हम ऐड कर देंगे, चीजें हमारी रिकंसाइल हो जाएगी। ट्रांजैक्शन नंबर 7, डायरेक्ट पेमेंट बाय बैंक, डायरेक्ट पेमेंट बाय बैंक एज पर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस। मैंने बैंक को परमिशन दे रखा है, स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस दे रखा है, मैं ईसीएस फैसिलिटी यूज कर रहा हूं कि आप हर महीने मेरा म्यूचुअल फंड में पैसा क्लियर कर देना, आप फलानी डेट को मेरा इंश्योरेंस प्रीमियम का पेमेंट कर देना, आप फलानी दिन को मेरा बिजली बिल पेमेंट कर देना। मैंने इंस्ट्रक्शंस दे रखा था, बैंक ने पेमेंट क्लियर कर दिया, मुझे जानकारी नहीं है, मैं भूल गया था कि मैंने बैंक को इंस्ट्रक्शंस दिया था पेमेंट करने के लिए। ट्रांजैक्शन पासबुक में रिफ्लेक्ट करेगा, यस सर, बैंक बैलेंस एज पर पासबुक कम हो जाएगा, बैंक ने पेमेंट कर दिया, कैश बुक के पास जानकारी नहीं है, कैश बुक ऊपर है, क्या करेंगे सर, कैश बुक से स्टार्ट करेंगे तो लेस कर देंगे, पासबुक से स्टार्ट करेंगे तो ऐड कर देंगे। बच्चों मैं उम्मीद कर रहा हूं आपको चीजें बहुत आसान लग रही है। लास्ट ट्रांजैक्शन, कैश बुक, अंडरकास्ट या ओवरकास्ट। पता नहीं क्यों ये ट्रांजैक्शन बच्चों को थोड़ा परेशान करता है, थोड़ा केयरफुली सुन लीजिए। क्वेश्चन कभी कभी बोलता है भैया हमारा कैश बुक ओवरकास्ट, ओवरकास्ट मतलब कैश बुक बढ़ा हुआ है। बढ़ा हुआ है तो ये जानने की दरकार है कौन सा साइड बढ़ा हुआ है, रिसिप्ट साइड या पेमेंट साइड। अगर रिसिप्ट साइड ओवरकास्ट है, मतलब सिंपल सोच ले, रिसिप्ट साइड ओवरकास्ट है, सर रिसिप्ट साइड ओवरकास्ट है मतलब रिसिप्ट साइड में कोई अननेसेसरी एंट्री आ गया, ओवरकास्ट है, बढ़ा हुआ है। रिसिप्ट साइड में अगर कोई एंट्री आ जाए तो हमारा कैश बैलेंस क्या हो गया है सर, कैश बैलेंस बढ़ गया है, कैश बुक ऊपर है, पासबुक नीचे है। रिकंसाइल कैसे करेंगे सर, कैश बुक से स्टार्ट करेंगे तो लेस कर देंगे, पासबुक से स्टार्ट करेंगे तो ऐड कर देंगे। अगर पेमेंट साइड ओवरकास्ट है मतलब पेमेंट साइड में कोई अननेसेसरी एंट्री आ गया, हमने अननेसेसरी पेमेंट लिख दिया है। बच्चों अगर हम पेमेंट साइड, क्रेडिट साइड ऑफ द कैश बुक को अगर इन्फ्लेट कर देंगे तो हमारा कैश बैलेंस क्या हो जाएगा, कैश बैलेंस कम हो जाएगा कंपेयर्ड टू दी पासबुक। क्या करेंगे सर, कैश बुक से स्टार्ट करेंगे तो ऐड कर देंगे, पासबुक से स्टार्ट कर देंगे तो लेस करेंगे। अगर अंडरकास्ट बोल दे, अंडरकास्ट मतलब कम है, फिर से चेक करना पड़ेगा कौन सी साइड, रिसिप्ट साइड या पेमेंट साइड। अगर हमारा रिसिप्ट साइड अंडरकास्ट है मतलब रिसिप्ट साइड में कोई अमाउंट हमने रिसीव किया, हमने रिकॉर्ड नहीं किया, अंडरकास्ट है। कैश बुक नीचे है, पासबुक ऊपर है, जिससे स्टार्ट किया है उसको एडजस्ट करके रिकंसाइल कर लीजिए। पेमेंट साइड अंडरकास्ट है, कोई पेमेंट हमने किया लेकिन रिकॉर्ड नहीं किया, पेमेंट साइड अंडरकास्ट है तो हमारा कैश बैलेंस ऊपर दिखाएगा, हमारा कैश बैलेंस बढ़ गया है, पासबुक का बैलेंस कंपैरेटिवली कम है, तो हम क्या करेंगे सर, कैश बुक से स्टार्ट करेंगे तो माइनस कर देंगे, पासबुक से स्टार्ट करेंगे तो ऐड कर देंगे। आइए एक बार हम इसको सम अप कर लेते हैं, हमने क्या क्या ट्रांजैक्शन सीखा है। सर टोटल आपने पूरी लिस्ट बना दिया 8 आइटम की, और मैं आपको बोल रहा हूं बच्चों जनरली कोई भी सम में इन 8 आइटम के बियॉन्ड ट्रांजैक्शन नहीं आता है। हम 8 के 8 ट्रांजैक्शन रिकैपिचुलेट कर लेते हैं। पहला, चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। चेक इशूड, कैश बुक नीचे है, पासबुक ऊपर है, जिससे स्टार्ट कर रहे हो उसको एडजस्ट कर लीजिए। चेक डिपॉजिटेड बट नॉट येट क्रेडिटेड, सेम एज चेक रिसीव्ड एंड रिकॉर्डेड बट नॉट डिपॉजिटेड। हमने रिसीव कर लिया, रिकॉर्ड कर लिया, लेकिन जमा करना ही भूल गए, तो रिकॉर्ड कर लिया कैश बुक में, कैश बुक तो ऊपर चली गई, लेकिन जब जमा किया ही नहीं तो हमारा पासबुक तो वहीं का वहीं पे रह गया,
कैश बुक ऊपर है, पासबुक नीचे है। इसका तीसरा मतलब होता है सेम ट्रांजैक्शन अलग अलग है, इफेक्ट सेम है। चेक डिपॉजिटेड वाज डिसऑनर्ड, हमने चेक जमा किया, कैश बुक ऊपर चला गया, बैंक ने उसको क्लियर करवा लिया तो पासबुक ऊपर जाना चाहिए था, लेकिन वो चेक बाउंस हो गया, वो चेक डिसऑनर हो गया, तो पासबुक तो वहीं का वहीं रहेगा, उल्टे हमारे चार्जेस कट गए होंगे। कैश बुक बेखबर है, हमें इस डिसऑनर की कोई जानकारी नहीं है। कैश बुक को हमें क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा, और बैंक ने अगर चार्जेस काटा है तो कैश बुक को फर्दर कम करना पड़ेगा रिकंसाइल करने के लिए। थर्ड ट्रांजैक्शन, कस्टमर डायरेक्टली डिपॉजिटेड मनी इन आवर बैंक अकाउंट। फोर्थ, बैंक ने हमारे बिहाफ में इंटरेस्ट, डिविडेंड, इनकम का कलेक्शन किया है। फिफ्थ ट्रांजैक्शन, बैंक ने हमारे चार्जेस काट लिए हैं या ओडी बैलेंस पे इंटरेस्ट काट लिया है। सिक्स्थ ट्रांजैक्शन, बैंक ने हमें इंटरेस्ट दिया है हमारे पॉजिटिव बैलेंस पे। सेवंथ ट्रांजैक्शन, बैंक ने हमारे स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस पे, हमारे ऑर्डर पे थर्ड पार्टी को पेमेंट कर दिया है, कैश बुक के पास जानकारी नहीं है। लास्ट एथ ट्रांजैक्शन, अंडर कास्ट या ओवर कास्ट ऑफ कैश बुक का रिसिप्ट साइड या पेमेंट साइड अंडर कास्ट या ओवर कास्ट होने के कारण, किसी ट्रांजैक्शन के ओमिट होने के कारण या डबल आने के कारण अंडर कास्टिंग या ओवर कास्टिंग हो जाता है, उसके कारण कैश बुक और पासबुक में डिफरेंस आ जाता है। अब मैं केवल आपसे 5 मिनट और लेने जा रहा हूं, वो है हमारा फॉर्मेट ऑफ बीआरएस। अगर आपने लेक्चर सुना है, अब आपको बीआरएस में कुछ भी परेशान नहीं कर सकता है बच्चों। देयर इज नथिंग विच कैन ट्रबल यू। Bank reconciliation statement as on, let's say we are making as on 31st March 24. Serial number, particulars या transactions, वो transactions आएंगे which are a cause of difference, amount plus amount minus। अब अगर हमारे पास कैश बुक बैलेंस अवेलेबल है, क्वेश्चन ने कैश बुक का बैलेंस दिया है, तो हम कैश बुक बैलेंस से स्टार्ट करेंगे, एडजस्टमेंट करते हुए पासबुक बैलेंस में पहुंच जाएंगे। क्वेश्चन ने पासबुक का बैलेंस दे दिया तो पासबुक के बैलेंस से स्टार्ट करेंगे, एडजस्टमेंट्स करते हुए कैश बुक में पहुंच जाएंगे। सर क्वेश्चन ने दोनों बैलेंस दे दिया तो तुम्हारी मर्जी है बच्चों, कैश बुक से स्टार्ट करके एडजस्टमेंट करके पासबुक में पहुंच जाओ, पासबुक से स्टार्ट करके एडजस्टमेंट करते हुए कैश बुक में पहुंच जाओ, और अगर दोनों बैलेंस दे दिए जाएं तो आप एग्जाम हॉल में ही अपना आंसर वेरीफाई कर सकते हो कि आप सही बैलेंस तक पहुंचे या ना पहुंचे। इसलिए जनरली क्वेश्चन में आपको दोनों बैलेंस नहीं दिया जाता है कि एग्जाम हॉल में बैठ के आप वेरीफाई ना कर सको। लेट से उन्होंने मुझे बैलेंस दे दिया एज पर कैश बुक। अब दो बातें होंगी, अगर उन्होंने मुझे बैलेंस एज पर कैश बुक दिया है तो या तो पॉजिटिव बैलेंस होगा या नेगेटिव बैलेंस होगा। हमने सीखा है अगर पॉजिटिव बैलेंस होगा तो कैश बुक के पॉइंट ऑफ व्यू से डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, डेबिट मतलब पॉजिटिव बैलेंस। अगर उन्होंने नेगेटिव बैलेंस दे दिया है तो क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक, नेगेटिव बैलेंस इज ऑल्सो नोन एज ओडी बैलेंस। अगर पॉजिटिव बैलेंस होगा तो हम प्लस साइड में लिख देंगे, नेगेटिव बैलेंस होगा तो हम माइनस साइड में लिख देंगे। एक बार हमने ओपनिंग बैलेंस लिख दिया, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव साइड में, नेगेटिव है तो नेगेटिव साइड में। अब हमें ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते समय इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि ओपनिंग बैलेंस पॉजिटिव था या नेगेटिव था, इससे सम में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। केवल ओपनिंग बैलेंस लिखते समय सही साइड का हमें यूज करना है। अगर हमने पासबुक से स्टार्ट किया है तो पासबुक का ओपनिंग बैलेंस लिख देते, पॉजिटिव बैलेंस क्रेडिट बैलेंस होता तो प्लस में, नेगेटिव मतलब डेबिट बैलेंस होता तो माइनस में। पासबुक से स्टार्ट करते तो एडजस्टमेंट कहां करते, सर एडजस्टमेंट पासबुक में करते हैं। अब हम एक एक करके उन ट्रांजैक्शन को पढ़ेंगे जो ट्रांजैक्शन डिफरेंस क्रिएट कर रहा है। लेट्स से चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। सर चेक इशू कर दिया, आपने समझा दिया, नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, कैश बुक नीचे है,
पासबुक ऊपर है, हमने स्टार्ट क्या चीज से किया है, कैश बुक से। हम एडजस्टमेंट किसको करेंगे, कैश बुक को। क्या करेंगे, थोड़ा सा तो लिफ्ट करा दे, कैश बुक को ऊपर करना है सर, ये ट्रांजैक्शन ऐड में आ जाएगा। लेट्स से सेकंड ट्रांजैक्शन बोलता है चेक डिपॉजिटेड बट नॉट येट क्रेडिटेड। हमने चेक जमा कर दिया सर, हमारा कैश बुक ऊपर चला गया, नॉट येट क्रेडिटेड। बैंक ने अभी तक चेक क्लियर करवा के पैसे हमारे अकाउंट में नहीं डाले हैं सर, पासबुक नीचे है, कैश बुक ऊपर है, हमने कैश बुक से स्टार्ट किया, एडजस्टमेंट कैश बुक में करना है, क्या करें सर, नीचे कर दीजिए। लेट्स से कस्टमर हैज डायरेक्टली डिपॉजिटेड मनी इन आवर बैंक अकाउंट। सर पासबुक ऊपर चला गया सर, कस्टमर ने सीधा पैसा डाल दिया, कैश बुक नीचे है सर, हमने कैश बुक से स्टार्ट किया, क्या करें सर, ऐड कर दीजिए। बैंक ने कुछ चार्जेस काट लिया हमारे अकाउंट से, हमारे पास खबर नहीं है सर, बैंक ने चार्जेस काट लिया सर, पासबुक नीचे है, कैश बुक ऊपर है, क्योंकि कैश बुक के पास चार्जेस का कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। क्या करेंगे सर, कैश बुक से स्टार्ट किया तो नीचे करेंगे, पासबुक से स्टार्ट किया होता तो ऊपर करते सर, कैश बुक से स्टार्ट किया नीचे कर दीजिए। अब आपका आ जाएगा बैलेंस एज पर पासबुक। कैश बुक से स्टार्ट किया, एडजस्टमेंट करते हुए पासबुक में पहुंच गए, पासबुक से स्टार्ट करते तो सर एडजस्टमेंट करते हुए कैश बुक में पहुंच जाते हैं। जैसे हम लेजर को बैलेंस करते हैं, पहले हमें बिगर साइड को बैलेंस करना है। मान लो कि ये हमारा बिगर साइड है और यहां का टोटल है 5 लाख, तो दोनों साइड का 5 लाख आना चाहिए बच्चों। इन दैट केस यहां पे बैलेंसिंग फिगर आएगा, मानो बैलेंसिंग फिगर आ गया 2 लाख, मतलब दिस 2 लाख इज द बैलेंस एज पर पासबुक। कौन से साइड में आया है, माइनस साइड में, तो पासबुक के हिसाब से माइनस है या प्लस है सर, प्लस है सर, याद है सर, लेजर पढ़ते समय हमने सीखा था कि बैलेंसिंग फिगर हमेशा ऑपोजिट साइड पे आता है। क्रेडिट में बैलेंसिंग फिगर आए तो वो डेबिट बैलेंस है, क्यों, क्योंकि क्रेडिट में बैलेंसिंग फिगर इसीलिए आया है क्योंकि डेबिट बड़ा है सर, प्लस बड़ा है इसीलिए माइनस में बैलेंसिंग फिगर आया है। तो बैलेंसिंग फिगर अगर माइनस में है मतलब वो पॉजिटिव बैलेंस है, तो पॉजिटिव बैलेंस एज पर पासबुक को क्या बोलते हैं सर, पॉजिटिव बैलेंस एज पर पासबुक को बोलते हैं क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक। बैलेंसिंग फिगर अगर हमारा इधर आया होता तो सर प्लस में आता, मतलब माइनस बैलेंस है, पासबुक के हिसाब से माइनस, मतलब हम बोल देते डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक। बच्चों आप कोई भी ऑथर का, कोई भी क्लास 11 का कोई भी सम उठा के देख लीजिए, ये वीडियो से आपके 99% सम्स बिना किसी रुकावट के सॉल्व हो जाएंगे। मैं फिर से बोल रहा हूं, मिनिमम 4 to 6 मार्क्स आपका फाइनल में लॉक है। ये आसान कुछ चैप्टर अगर हम पिकअप करके कर लें, हमें 12 में प्रमोट होने से कोई भी नहीं रोक सकता है, अकाउंट्स तो नहीं रोकेगा, मैं ये आपको गारंटी देता हूं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है, आपके कोई भी सजेशंस हैं, आपकी कोई भी क्वेरी है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कमेंट सेक्शन में प्लीज मुझे कमेंट करके बताइए। मैं अपने आप को आपके लिए इम्प्रूव करना चाहता हूं। बच्चों अगर मेरा चैनल आपको पसंद आ रहा है प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे। थैंक यू सो मच।